गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा आज आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ बहुत रोचक तथ्यों को लेकर आई हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी में जीवन ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। ठीक है, बिना एनर्जी के तो कुछ होगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे, इसके बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सबको पता है, सन है ना। हमें पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि सूर्य के प्रकाश का यूज़ करके ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और वही भोजन समस्त पृथ्वी में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि सूर्य ही हमारी समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या रीज़न है कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्यों पृथ्वी अपनी ऊर्जा खुद जनरेट नहीं कर लेती, खुद अपना प्रकाश ले ले, खुद अपनी ऊष्मा ले ले। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं होता? ठीक है, तो हमें जैसा कि पता है कि किसी भी पिंड की, किसी भी व्यक्ति की इवन जो बाहरी विशेषताएं होती हैं, बाहरी गुण होते हैं, तो जैसे व्यक्ति है उसकी बाहरी विशेषताएं किसमें, उसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी पिंड को लेते हैं तो उसकी बाहरी विशेषताएं, उसकी आंतरिक संरचना, उसका इनिशियल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य को मान रहे हैं तो ये कंफर्म चीज़ है कि ऊर्जा सूर्य का जो निर्माण है, जो उसकी आंतरिक संरचना है, जो उसकी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, वो ही इस ऊर्जा का मूल कारण होंगी, उस सोर्स होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सूर्य किस तरीके से निर्मित है, किस तरीके से उसकी संरचना है और इसके अंदर जो इसके द्वारा जो प्रकाश और ऊष्मा जनरेट हो रही है उसका कारण क्या है, क्या प्रक्रियाएं हैं। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे सनस्पॉट क्या होते हैं, फोटोस्फीयर क्या होता है, फ्लेयर्स क्या होती हैं, और इस फ्लेयर से जुड़ा हुआ हम एक टर्म पढ़ते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा बोरियोलिस, क्या चीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स हो या पीसीएस हो, कभी कभार यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में, मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सनस्पॉट क्या है? हमारे मानसून, हमारा जो भारतीय मानसून है जिसमें हमारी समस्त कृषि आधारित है, ठीक है, जो हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, तो ये सनस्पॉट क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। तो हम ये सारी आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से इनका दूसरी चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूरज की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से निर्मित है। तो जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारा सन, जो कोपरनिकस ने एक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा अर्थात सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के और उसके चारों ओर हमारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हमें पता है कि 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो ये समस्त ग्रह, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, तो ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और ये सूर्य से ही एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे संपूर्ण सौरमंडल का जनक कौन है? सूर्य है। इसके साथ साथ ही इसे ऊर्जा का अक्षय स्रोत कहा जाता है। अब अक्षय क्या होता है? ऐसा कोई पिंड, जैसे हम यहाँ पे सूर्य के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा पिंड जिसके अंदर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो जो सूर्य है हमारी ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना जाता है। ये अरबों वर्षों से ऊर्जा देते आ रहा है और आगे आने वाले अरबों वर्षों तक इससे हमें यूं ही ऊर्जा मिलती रहेगी, प्रकाश मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि सौरमंडल में सन बीच में, सूर्य, हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी का ही लेंगे, हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके साथ साथ पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पे भी तो घूमती है ना, इस तरीके से अपनी धुरी पे भी घूम रही है और इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सूर्य भी तो एक पिंड है, सूर्य भी तो किसी तरीके से निर्मित हुआ है। जब हमारा ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड के बाद हमारे विभिन्न तारे आए थे, सूरज आया था, तो वो भी तो किसी चीज़ से निर्मित है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सूर्य है ना, तो जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसी तरीके से हमारा जो सूर्य है वो भी मंदाकिनी, जो हमारी आकाश गंगा है, हमने अपनी आकाश गंगा का नाम प्यार से मंदाकिनी रखा है, उसके चक्कर लगाता है। अब आकाश गंगा क्या चीज़ होती है? तो ब्रह्मांड जो है, ऊपर आप देखो कभी, ठीक है, कभी पूर्णिमा की रात में जाओ, ठीक है, अमावस्या में जाओ, अब ऊपर देखो,
पूरा आकाश है, आपको सिर्फ दो चीज़ें दिखेंगी, या तो तारे दिखेंगे या स्पेस दिखेगा। तो ये जो तारे और स्पेस का जो समूह है ना, इसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। आपको जितना असीमित, जिसका कोई और छोर नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड क्या हो गया? तारों का समूह हो गया। ठीक है, अब ये तारों का समूह, अब तारे और स्पेस ही है पूरी तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने ना अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। किनके? तारों के। अब तारे ही तो हैं, तो तारों के हमने ग्रुप्स बना दिए। तो हम कहते, तो ये जो आकाश गंगा होता है, ये कुछ नहीं, ये इन्हीं तारों का समूह होता है। अलग अलग डिज़ाइन में पाए जाते हैं। कुछ स्पाइरल होते हैं, ठीक है, कुछ त्रिभुजाकार होते हैं। ये त्रिभुजाकार, ये पूरे अंदर तारे, ठीक है, ये स्पाइरल है, इसके अंदर तारे। तो इस तरीके से ये जो तारों का समूह होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये होती है हमारी आकाशगंगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे तारे ही हैं। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में। हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से। तो हमारे लिए सिर्फ वही आकाशगंगा इम्पॉर्टेंट होगी जिसमें हमारा सूर्य एक अंग होगा। वो जो आकाशगंगा है जिसका सूर्य अंग है, उसको हमने प्यार से क्या नाम दे दिया? मंदाकिनी। ठीक है, कि ये हमारी प्यारी है, मंदाकिनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसी तरीके से हमारा सूर्य भी अपनी मंदाकिनी, अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। क्योंकि अगर पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, पृथ्वी का परिवार कौन है? सौरमंडल है। उसी तरीके से सूरज का परिवार कौन है? सूरज का परिवार ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है। तो पृथ्वी अपने परिवार का चक्कर लगा रही है, सूरज अपने परिवार का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी अपने परिवार का, मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन। पता है ना सबको? एक साल बीतता है। और अपनी, इसके साथ ही हमें ये भी चीज़ पता है क्यों दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल गोल तो घूम रही है सूरज की, इसके साथ ही ये अपनी धुरी पर भी यूं गोल घूम रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है, ये सूर्य के साथ भी होती है। ठीक है, तो सूर्य भी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा होता है इस तरीके से, और इसके साथ ही सूर्य अपनी भी धुरी पे घूमता है। ठीक है, अपनी धुरी पे किस तरह घूमता है? हमको पता है ना, दिशा चार होती है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सूर्य भी अपनी दिशा में, अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से घूम रहा है, और मंदाकिनी के भी चक्कर लगा रहा है। तो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने समय में? 365 दिन में। ठीक है, जिसमें एक साल होता है। और इसके साथ ही ये अपनी धुरी पर, अपनी धुरी मतलब यूं गोल 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 गोल, ठीक है, तो ये अपनी ही धुरी पर भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। उसी तरीके से जो सूर्य मंदाकिनी का पार्ट है, मंदाकिनी का भाग है, वो भी अपनी पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितने में? 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, मंदाकिनी, हमें पता है ना कि हमारी जो आकाशगंगा है वो मंदाकिनी, उसका चक्कर लगाता है सूर्य कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। और कितनी स्पीड से? धीरे नहीं चलता है, ठीक है, 250 किलोमीटर पर आवर, पर सेकंड। 250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है। उसके बाद भी इसे मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसके साथ ही सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है। ओके, तो जिस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, तो ये इस तरीके से घूमती है। कैसे? ये इस तरीके से। उसी तरीके से सूर्य भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करता है, इस तरीके से। ठीक है, और अपनी धुरी पर कितने समय में? 25 घंटे 9 मिनट में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो क्लियर हुई चीज़ें कि किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हुई। अब हम देखते हैं कि सूर्य बना किससे है। ये जो सूर्य के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये ही मुख्यतः ईंधन के रूप में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, हमने अपनी बचपन की क्लासेस में पढ़ा है संलयन क्या चीज़ होती है। ठीक है, संलयन क्या होता है? मतलब अगर सामान्य भाषा में बोलें कि दो पदार्थों को मिला के एक बड़ा पदार्थ बनाना ही क्या हो जाता है? संलयन कहलाता है। तो यही चीज़ क्या होती है? सूर्य के अंदर होती है। सूर्य के अंदर हमारे हाइड्रोजन, जो कि हमारे तत्वों की सारणी
प्रणाली में सबसे कम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक वाला तत्व होता है जो कि सूर्य में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो हमारे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, ये जो संलयन की प्रोसेस होती है यही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है, क्योंकि हमने ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार क्या पढ़ा है बचपन में कि कोई भी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। तो क्या होता है जब इनिशियल, अब क्या है सूर्य, क्या है सूर्य गैसों का एक गोला है, बहुत सारे धूल कण भी हैं, मुख्यतः गैसें हैं, तो वो बहुत तेज़ी गति से ना क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। तो इस घूमने के कारण गति हो रही है, गति भी एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ने के कारण क्या होता है, संलयन होता है। संलयन से क्या होता है, हीलियम का परमाणु बनता है। अब ये जो हीलियम का अणु बना, अब ये जो हीलियम के अणु बनने की जो प्रक्रिया है संलयन की, ये एक ऊर्जा का फॉर्म होती है, और ये जो ऊर्जा होती है ये हीट और लाइट के रूप में ही हमें प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं ना कि हमें जो सूर्य का जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है, उसका मुख्य कारण क्या है, संलयन है। किसका संलयन है, हाइड्रोजन के अणुओं का, परमाणुओं का हीलियम के अणु में संलयन ही ऊर्जा का मुख्य सोर्स है या कारक है। तो इस तरीके से समझ में आई चीज़ें कि क्या रीज़न है हमारे सूरज का इतना प्रकाशवान होने का, उतना ऊष्मा जनरेट करने का, उसमें ईंधन क्या किस रूप में है, कि ठीक है किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये हमने देख लिया प्रोसेसिंग क्या चल रही है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में सूरज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सूरज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोर, दूसरा रेडिएशन जोन जिसे हम विकिरण क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरा कन्वेक्शन जोन जिसे हिंदी में संवहन क्षेत्र कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक भाग के बारे में। सबसे पहले हमारा कोर, सूर्य का जो आंतरिक भाग है, ठीक है, सबसे आंतरिक भाग वो कोर कहलाता है। इसका व्यास कितना है, 3.5 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, सूर्य के कोर का व्यास है 3.5 लाख किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा रेडिएशन जोन है, कन्वेक्शन जोन है, वो अलग चीज़ है। सिर्फ कोर का व्यास कितना है, 3.5 लाख किलोमीटर। और इस कोर में जैसा कि हमने अभी देखा कि कंटिन्यू क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में, और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से चलती है, और इस ऊर्जा के कारण ये ऊर्जा अपने फॉर्म को चेंज करके ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान कितना पाया जाता है, 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हमारे कोर में प्राप्त होता है। अब इतना हाई टेम्परेचर है, इतने हाई टेम्परेचर में जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस थी वो गैस फॉर्म से चेंज होके प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। अब क्वेश्चन रेज होगा कि प्लाज्मा अवस्था क्या है भैया, हमने तो सिर्फ 3 ही अवस्था पढ़ी है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, ये प्लाज्मा कहाँ से आ गई। तो देखिए, प्लाज्मा ना एक पदार्थ की अवस्था होती है, वो अवस्था जिसमें पदार्थ ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ना ही पूरी तरीके से द्रव फॉर्म में होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप आमतौर पे देखते हैं, आपने मलाई देखी होगी दूध में, अगर आप उसको पृथ्वी में फेंक दें, धरती में, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या ठोस की तरह, लकड़ी की तरह खड़ी रहेगी, नहीं। क्या वो पानी की तरह एकदम बह के फैल जाएगी, नहीं। उसके बीच की अवस्था पाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो बीच की अवस्था होती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो इतना 15 लाख डिग्री टेम्परेचर जो पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है, ये जो गैसेज होती हैं हाइड्रोजन की, हीलियम की, वो क्या किस में फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, प्लाज्मा अवस्था पे चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक तो प्लाज्मा अवस्था में चेंज हो गई, कंटिन्यू संलयन हो रहा है, इतने हाई टेम्परेचर में हो रहा है सारी चीज़ें, तो क्या होता है कि ये जो हमारा कोर है, ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी तत्व है, अणु है, परमाणु, वो किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इतने हाई टेम्परेचर में कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, कोर के भी, और इसके साथ साथ इसके बाहर का जो जोन होता है ना, विकिरण रेडिएशन जोन, इसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इतनी तेजी से एक धारा के रूप में बाहर बैठते हैं, मतलब कि एक ऐसे ना जैसे रेज आ रही है, ठीक है, उस तरीके से ये बाहर निकलते हैं।
तो ये जो होता है हमारा जो सेकंड हमारा एरिया कहेंगे, दूसरी परत कहेंगे, ये हमारी यही इलेक्ट्रॉनों के संवहन के कारण ही इसे हम रेडिएशन जोन कहते हैं, जो कि पृथ्वी जो सूर्य से कोई भी रेडिएशन जो भी आती हैं, अल्फा बीटा गामा यूवी रेज जो आती हैं, वो सारी रेडिएशन हमें रेडिएशन जोन से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, वो रेडिएशन जोन क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, यही एज अ रेडिएशन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें। अब इसके बाद हम देखेंगे, हमारा दो भागों का कोर देख लिया हमने, कोर के बाद हमने क्या देख लिया, हमने विकिरण क्षेत्र देख लिया। ओके, अब हमारा आता है संवहन क्षेत्र। अब आप ये देखो, ये हमारा सबसे बाहरी भाग, कोर देख लिया, ठीक है, हमने ये रेडिएशन जोन देख लिया। अब हमारा आ गया ये सबसे बाहरी भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन कहते हैं, अर्थात संवहन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये विकिरण गई तो यहीं संवहित हो रही है ना, फिर धीरे धीरे बाहर निकलेंगी। तो जो सबसे बाहरी भाग होता है सूर्य का, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्शन जोन, अर्थात संवहन क्षेत्र। तो ये जो कन्वेक्शन जोन होता है ना, ये मुख्यतः 3 भागों से मिलके बना होता है। 3 भागों के समूह को हम पूरी तरीके से कन्वेक्शन जोन कहते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, दूसरा होता है हमारा वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, और तीसरा होता है हमारा कोरोना वाला कोरोना नहीं, अभी ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है, 2 साल वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। आपने कभी सुबह उठ के 6 बजे आपने सूरज देखा होगा ना, लाल लाल दिखता है, ठीक है, शाम को डूबता हुआ लाल लाल दिखता है। तो वो जो सूरज की परत होती है ना, जो हमें दिखाई देती है, ये परत, ये जो दिखाई देने वाली परत होती है, इसे ही हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ओके, जो वर्णमंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल, सॉरी, ये जो हमारी सूरज की जो परत दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री टेम्परेचर। अब देखो किस तरीके से, जो इनिशियल टेम्परेचर था कितना था, 15 लाख, और बाहरी टेम्परेचर कितना हो गया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आया ना। ओके, तो ये हमारा प्रकाश मंडल हो गया, कन्वेक्शन जोन का बाहरी पार्ट। अब ये देखो कि ये तो हमारा कन्वेक्शन जोन हो गया पूरा। अब जो हमें भाग दिख रहा है सुबह या शाम को, वो हमने क्या बोल दिया, प्रकाश मंडल। अब जैसे पृथ्वी है, आपने ये देखा होगा कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल क्या है, गैसों का समूह है, क्षोभमंडल की सीमा तक वायुमंडल होता है हमारा। उसी तरीके से हमारे सूर्य का भी अपना एक वायुमंडल होता है। ठीक है, उस वायुमंडल में गैसें तो होती हैं, उसके साथ साथ क्या चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ होता है रेज होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बाहरी भाग, मतलब कि कहेंगे, हाँ, जो हमारे सूर्य का वायुमंडल है ना, जो सूर्य का वायुमंडल होगा, उसे हम कहेंगे वर्णमंडल, अर्थात क्रोमोस्फीयर। ओके, ये प्रकाश मंडल के चारों ओर फैला होता है, एक ऑरा टाइप का। जैसे आप ना भगवान के सीरीज देखते होंगे, ठीक है, तो जैसे कि आपने वो तो सुना होगा ना, जब महाभारत में श्री कृष्ण जी पूरा उनको वो देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, तो कैसे बड़े वाले फॉर्म में आते हैं, तो उनके पीछे जो आभा मंडल रहता है, एक ऑरा रहता है ना, वो जो ऑरा है वो ही कहलाता है क्रोमोस्फीयर। ठीक है, वो किसका, वो उनके में मत लेके जाना, वो सूरज में जब हम उसको अप्लाई करेंगे सन में, वो कहलाता है क्रोमोस्फीयर। जैसे कि आपने कभी बरसात में, जब बारिश का सीज़न हो, आप कभी देखोगे ना, जब कहते हैं कि बहुत बादल छाए हुए हैं, ठीक है, बादल छाए हैं, तो हम सूरज को कंटिन्यूसली देख सकते हैं। उस सूरज में आप देखेंगे कि सूरज के चारों ओर ना एक आभा रहती है, इस तरीके से एक हॉलो इफेक्ट होता है। ये जो हॉलो इफेक्ट, ये जो वायुमंडल होता है, ये कहलाता है क्रोमोस्फीयर। ओके, वर्णमंडल, ये करीब 2000 से 3000 किलोमीटर चौड़ाई तक फैला होता है। इसके बाद आता है हमारा कोरोना। कोरोना क्या चीज़ होती है, देखो, कोरोना सबसे बाहरी भाग, सूरज का सबसे बाहरी भाग, ये आमतौर पे हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आमतौर पे तो हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, सिर्फ पहले तो हमें फोटोस्फीयर दिखाई देता है, जो हमें आभा आ जाती है तो हमारा क्रोमोस्फीयर हो जाता है। कोरोना होता है ना, कोरोना सबसे बाहरी भाग, जो हमें सामान्य दिनों में दिखाई नहीं देता है, ऐसा भाग जो सिर्फ सूर्य ग्रहण में दिखता है।
ठीक है, ये देखिए, ये सूर्य ग्रहण की अवस्थिति है, पूरे सूर्य ग्रहण। ये जो सूरज का बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण में दिखता है, उसको हम कहते हैं कोरोना। जैसे कि आप मान के चलो कि आप एक कोई स्ट्रीट लाइट लो, स्ट्रीट लाइट इमरजेंसी लाइट लो, ठीक है। अगर आप उसको सीधे से देखोगे तो उसका क्या होगा, प्रकाश सीधे से आप देख नहीं पाओगे। अगर आप उसके आगे कोई कागज लगा दो या फिर कोई भी हार्ड कपड़ा लगा दो, तो उसके चारों ओर का जो भाग है, जो प्रकाश है, जो एक क्या आभा के रूप में हमें दिखाई देगा ना, वो जो चीज़ होती है वो कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोना। ठीक है, तो समझ में आया कोरोना क्या चीज़ हो गई। सबसे बाहरी भाग होता है सूर्य का कोरोना, जिसे ना सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी कि हमारे सूर्य के जो रेडिएशन जोन होता है, इस रेडिएशन जोन से सारी विकिरण निकलती है, यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्फा बीटा गामा, सारी रेज निकलती हैं। लेकिन ये जो हमारा कोरोना होता है, कोरोना में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सारी विकिरण तो किससे निकल रही हैं, हमारे वर्णमंडल से निकल रही हैं, लेकिन जो एक्सरेज होती हैं वो सर्वाधिक इंटेंसिटी से कोरोना वाले पार्ट से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, कोरोना से। जब ये कंडीशन आती है ना, तब सबसे ज़्यादा एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, क्यों, अपनी इंटेंसिटी के अब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से, क्योंकि इनका आवर्तकाल आवृत्ति बहुत हाई रहती है ना, इस वजह से। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सरेज होती हैं जो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये रीज़न होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया ना कि हमने इसके तीनों पार्ट्स देख लिए ना, कि किस तरीके से कोर होता है, किस तरीके से इसके हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं जो विकिरण के रूप में रेडिएशन जोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये फिर संवहन जोन क्या होता है, ठीक है, संवहन कन्वेक्शन जोन क्या चीज़ है, कन्वेक्शन जोन के हमने तीनों पार्ट देख लिए, फोटोस्फीयर देख लिया क्या चीज़ है, क्रोमोस्फीयर देख लिया उसका हॉलो इफेक्ट क्या होता है, फिर हमने कोरोना देख लिया कि किस तरीके से कोरोना सिर्फ सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है और क्यों सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके से सूर्य की एक पूर्ण संरचना हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे इसके आगे की चीज़ें जो हमने ये अब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि बाकी चीज़ें जो इसके आभा मंडल में या फिर जो इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जो इसकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे सनस्पॉट क्या चीज़ होती है, फ्लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।